जैसे कि हमारा घर छोटी सी ईंटों से मिलकर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर बन जाता है, जिन कोशिकाओं को हम देख भी नहीं सकते हैं। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो ये लगभग 37 ट्रिलियन के आसपास हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। और ये इतनी छोटी होती हैं, फिर भी इनके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जिकाएं होती हैं, राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति होती है, और भी बहुत सारे अंग होते हैं जिनकी सहायता से ये छोटी सी सेल अर्थात कोशिका बनी होती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये अंग क्या हैं, इनके क्या कार्य होते हैं और ये कैसे बने होते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं के विषय में जानना काफी जरूरी है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग पे बात करते हैं जो कि हमारे कोशिका का होता है, जिसको हम न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक कहते हैं। यदि बात की जाए न्यूक्लियस की, जिसे केंद्रक भी कहा जाता है, जो कि कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक झिल्ली से घिरा होता है और इसमें कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ मौजूद होता है। न्यूक्लियस कोशिका के विकास, वृद्धि और प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोशिका एक कारखाने की तरह है। इस कारखाने का न्यूक्लियस प्रबंधक है जो सभी गतिविधियों को निर्देशित करता है। जैसे एक प्रबंधक यह तय करता है कि कारखाने में कौन से कार्य कब और कैसे किए जाएंगे, उसी प्रकार से न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर ये निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य कब होगा, कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस ढंग से होगी। इन सभी चीजों का निर्धारण हमारा केंद्रक ही करता है। अब यहाँ पे हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं अंग की, जो कि कोशिका के अंदर होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आपने थोड़ा सुना भी होगा, जिसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम अंग भी कह सकते हैं, जिसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी कार्य होगा, चाहे कोई भी मशीन हो या कुछ भी चीजें हैं, अगर वो कार्य करेंगी तो उनको कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से कोशिकाएं भी कार्य करती है तो उनको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी घर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक जनरेटर होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्रांसफेट नामक अणु उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। और यदि बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता की, तो इसमें अपनी खुद की डीएनए होती है और यह स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है। यह विशेष रूप से उन कोशिकाओं में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे कि हमारे जो मांसपेशियां होती हैं हाथों की, पैरों की, वहां पे ज्यादा कार्य होता है, वहां की कोशिकाओं में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कोशिका के ऊपर डिटेल से बना दिया है, जहाँ पे कोशिका के संरचना के विषय में मैंने हर एक चीज को समझा है। तो इसलिए आप वो वीडियो एक बार अवश्य देख लें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है और किस प्रकार से कोशिका, पादप कोशिका जो कि पेड़ पौधों में होती है, और हमारी कोशिकाओं में क्या बेसिक डिफरेंस भी होता है। अब यहाँ पे हम दूसरे प्रकार के अंग पे बात करते हैं, जो कि राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम एक सूक्ष्म संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसे अक्सर प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि कल्पना कीजिए कि आपकी कोशिका एक कारखाना है। इस कारखाने में राइबोसोम एक मशीन की तरह कार्य करता है,
जो विभिन्न कच्चे माल जैसे कि एमिनो एसिड हमारा क्या होता है, कच्चा माल होता है, को लेकर एक नया उत्पाद जैसे कि प्रोटीन बनाता है। जिस प्रकार एक कारखाना विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक उत्पाद बनाता है, उसी प्रकार से राइबोसोम का भी कार्य होता है कि डीएनए के निर्देशों के अनुसार एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि राइबोसोम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोशिका के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, जो कच्चे माल एमिनो एसिड वगैरह होते हैं उनको आपस में जोड़ के एक प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गाल्जी उपकरण क्या होते हैं कोशिकाओं के अंदर और उनके क्या कार्य होते हैं। तो गाल्जी उपकरण एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोटीन और लिपिड्स को संशोधित, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अर्थात तो ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो पैकेटों के रूप में पैकेजिंग किया जाता है वो हमारा गाल्जी उपकरण करता है। इसे सेल का डाकघर भी कहा जाता है। यह फ्लैट झिल्लीदार थैलियों की एक श्रृंखला होती है। थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब एक प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है तो वह गाल्जी उपकरण में जाता है, जहां उसे संशोधित कर सही स्थान पर भेजने के लिए पैकेज किया जाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी जैसे कोई फैक्ट्री उत्पाद को बनाती है, उसके बाद उसको पैक करती है। पैक करने के बाद उपकरण का अर्थात वो कहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट, ये भी निर्धारण करता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे गाल्जी उपकरण इसको निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइसोसोम क्या होता है कोशिका के अंदर। तो लाइसोसोम कोशिका के भीतर पाए जाने वाले छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एंजाइम से भरे होते हैं। इनका मुख्य कार्य अवांछित पदार्थों को तोड़ना और कोशिका के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन करना है। अर्थात जो कोशिका के अंदर बड़े बड़े अवांछित पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। इन्हें कोशिका का पाचन तंत्र भी कह सकते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र हमारा होता है, बड़ी बड़ी पदार्थ के जो टुकड़े हम लोग खाते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर भी पाचन तंत्र भी कार्य करता है, जो कि लाइसोसोम वहां पे काफी सहायता प्रदान करता है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें कि एक कोशिका के अंदर कुछ पुराने और क्षतिग्रस्त अगर ऑर्गेनेल्स हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, इन ऑर्गेनेल्स को घेर लेता है और अपने एंजाइम की मदद से उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रकार यह कोशिका को साफ करने और स्वस्थ रखने में काफी मदद करता है। और लाइसोसोम का जो सबसे मुख्य कार्य होता है कि कोशिका को कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ जमा ना हो सके। तो समझ सकते हैं कि लाइसोसोम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कोशिका के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, यह पतली परत होती है जो किसी कोशिका के अंदरूनी हिस्से को उसके बाहरी हिस्से से अलग करती है। यह झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड, एसिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगर बात करें तो यह कोशिका की संरचना को स्थिर रखती है और उसे बाहरी खतरों से बचाती है, और यह पोषक तत्वों को, अपशिष्ट उत्पादों को और अन्य अणुओं के आदान प्रदान में काफी ज्यादा मदद प्रदान करती है। और यह बाहरी संकेतों को पहचान कर उन पर प्रतिक्रिया करती है, जिससे कोशिका का कार्य प्रभावित होता है। जैसे कि उदाहरण से बात करें तो जैसे कि घर की चार दीवारी होती है जो घर को बाहरी वातावरण से अलग करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को सुरक्षा और विभिन्न कार्यों में मदद करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो कि केवल पादप कोशिकाओं अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके क्या कार्य हैं इस पे बात करें तो क्लोरोप्लास्ट पौधों और कुछ शैवालों में पाए जाने वाले अणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण से समझें तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा में बदल लेते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होती है। अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों और हरे तनों में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो हरे रंग का होता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। वहीं पे बात करें कार्य की तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन,
कुल मिलाकर क्लोरोप्लास्ट पौधों के जीवन का आधार होते हैं, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद प्रदान करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे